वेलकम टू दी गुरु क्लासेस। आज से हम लोग टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलली। तो टेक्निकल में सबसे पहला सब्जेक्ट जो काफ़ी छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं वो सबसे पहले कवर अप कर लेंगे और ये ईजी रहेगा। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो गेट में जिससे 3 to 4 मार्क्स का पूछा जाता है और जो बहुत ही सिंपल होता है, आप आसानी से उसे आप कर सकते हैं। और ईएससी में इसका जो वेटेज है वो 8 to 10 मार्क्स है। ठीक, तो ये रहा मेरा जो सिलेबस है पूरा, कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। सबसे पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, और आपका हीट पंप क्या होता है, हीट इंजन क्या होता है, और सिंपल टर्म्स होंगे। और VCRS में हम लोग वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूरा पढ़ेंगे। और इसके बाद रेफ्रिजरेंट, VARS वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड रिवर्स ब्रेटन साइकिल, और रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट और साइकोमेट्री। तो गेट के पर्पज़ से आपका जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स के। और VCRS से ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे बनते हैं आपके 2 to 3 मार्क्स। अगर गेट में आना होगा तो इन दोनों से आएगा या फिर इससे आएगा, केवल गेट के लिए बता रहा हूँ। तो अभी ये भी आ सकता है 2 मार्क्स का, लेकिन ये काफ़ी इजी है। ये वाला वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम ये काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है पढ़ने का। फिर ये रिवर्स ब्रेटन साइकिल, रेफ्रिजरेंट इक्विपमेंट, साइकोमेट्री। साइकोमेट्री में जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन है हाफ तक, साइकोमेट्री का हाफ पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट होता है आपका गेट के लिए बहुत ज़्यादा। जो क्वेश्चन आना होता है वो यहीं से आता है। और अगर वैसे देखोगे तो ईएससी में हाफ के बाद वाला जो पोर्शन है वो वहाँ से आता है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलो इस नई दुनिया में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज से क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज से बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका आखिरकार है क्या। ये एक टर्म्स आता है, वो है क्या। ये हर बार आपको सुनाई देता होगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, आखिरकार ये है क्या। ओके, सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है क्या, ये कौन सी बला है। तो इतना याद रखना, ये है क्या एक्चुअली में। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एक्चुअली में होती है अमाउंट ऑफ हीट, जो किसी सिस्टम से निकाली जाए या डाली जाए। किसी भी सिस्टम में या तो ये हीट निकाली जाए या डाली जाए, क्या करने के लिए? रिक्वायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। रिक्वायर्ड टेम्परेचर, इस चीज़ को आपको मेंटेन रखना है। इसके लिए आपको या तो हीट सिस्टम में दी जाए या निकाली जाए। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का यही मतलब होता है। और इसे डिफाइन किस तरीके से करते हैं? इट इज अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू extract from the storage space in order to provide and maintain lower temperature than the surrounding, या required temperature than the surrounding। ओके, तो
इसे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? इसे हम करेंगे इस तरीके से, इट इज अमाउंट ऑफ हीट which is required to extract from storage space in order to maintain lower temperature than that of सराउंडिंग। ओके, तो इसकी डेफिनेशन समझ में आई। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होती क्या है? इट इज अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिस्टम in order to maintain the required temperature or lower temperature than that of the surrounding। सीधी सी बात है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये होती है हीट, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। कुछ नहीं। अब हीट निकालने के लिए हम कुछ वो भी चाहिए अपन को। आप किससे निकालेंगे? ऐसे तो है नहीं कि कहीं से भी उठा के रख दिए। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो होता है आपका रेफ्रिजरेंट। चलिए, ये क्या होता है? एक्चुअली में है क्या कि रेफ्रिजरेंट आपका होता है वर्किंग फ्लूइड। रेफ्रिजरेंट होता है क्या आपका? वर्किंग फ्लूइड, जिसका हम यूज करते हैं, विच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट the heat from the storage space। मतलब समझ में आया? रेफ्रिजरेंट आपके वो वर्किंग फ्लूइड होते हैं जिनका यूज किया जाता है हीट को सिस्टम से निकालने के लिए। क्योंकि ट्यूब्स में आपके जो जिसे बोलते हैं कि कभी कभी बोलते हैं कि एसी में गैस लीकेज हो गई, वो गैस क्या होती है? एक्चुअली में गैस होती है आपका रेफ्रिजरेंट, जो ट्यूब्स में सर्कुलेट होता है और ये सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करता है, सराउंडिंग से चलो, तो ये रेफ्रिजरेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि एक टर्म आता है बहुत ही अच्छा, जिसका आप हर बार नाम सुनते होगे, कोप सुनते होगे। कोप क्या होता है? चलो बताते हैं। कोप होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और ईपीआर इसे शॉर्ट में बोलते हैं सीओपी। जब भी आप कहीं देखोगे सीओपी, कोप निकालिए, कोप निकाल दो चलो भैया। या फिर ईपीआर का मतलब होता है एनर्जी
परफॉर्मेंस रेशियो। एक्चुअली में है क्या, कुछ जो जितने भी वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस हैं, जितने भी आपके वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस हैं, उन सब की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है COP या EPR से। जितने भी वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस हैं, समझ में आया? और जितने भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हैं, उन सब के लिए इफ़िशियंसी टर्म जोड़ा जाता है, क्योंकि इफ़िशियंसी हमेशा 1 से कम आती है। ये कौन बाबा बोल के गए थे? ये बोल के गए थे आपके कार्नोट बाबा। ये बोल के गए थे कोई भी सिस्टम है उसकी इफ़िशियंसी 100% नहीं हो सकती। अगर हो गई तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो बोलता है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, और जो बोलता है कि कोई भी आपकी जो एक ऐसी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो केवल और केवल एक ही हीट सोर्स का यूज करके सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर दे। उस केस में इफ़िशियंसी 100% हो पाएगी। ऐसा डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट कहे जाते हैं आपके केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, EPR, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, ये किसके लिए टर्म दिया गया? ये आपके दिए गए सारे के सारे वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस के लिए। वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस। तो क्वेश्चन ये उठता है कि वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस हैं कौन कौन से? तो हम बता रहे हैं, देखो, हीट पंप, क्या है? हीट पंप। और क्या है आपके? रेफ्रिजरेटर। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसे डिफाइन कर देते हैं थोड़ा अच्छे से, ऐसे तो गंदा गंदा सा लगता है। चलो डिफाइन कर देते हैं। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ desired effect, जोड़ दे रहा हूँ, याद रखना ये टर्म, desired effect. It is defined as the ratio of desired effect to the work input. It is defined as the ratio of desired effect to the work input. तो COP क्या होता है आपका? desired effect to the work input. चलो ये तो डेफिनेशन हो गई। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये किसके लिए है? याद रखना, केवल वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस के लिए। वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस हमारे इसी में कौन कौन सी देखेंगे? हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। ओके, तो और जितनी भी वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस होती हैं उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और EPR, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ये डेफिनेशन है आपकी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि आपका हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के केस में अलग अलग होता है।
चलो भैया कुछ बनाते हैं अच्छे अच्छे फिगर। टिंग टिंग, गोला 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 गोला, टिंग टिंग। कुछ बना रहे हैं हम अच्छा सा। देखो ऊपर क्या है, नीचे क्या है, देखते हैं। चलो हाँ, तो अब हम ये क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा, ये कोई एक डिवाइस है, ये क्या है, एक डिवाइस है जिसे हम यहाँ से, एक सोर्स होता है, एक भैया होता है सिंक। क्या होता है, एक सोर्स होता है और एक सिंक होता है। और भैया एसी में होता क्या है, हमें क्या करना होता है, एसी में गर्मियों में हमें अंदर का टेम्परेचर कम चाहिए होता है और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो हमें कम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये अपना सिस्टम की तरह बिहेव करता है। इससे हमें हीट निकालनी है जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर है, डिजायर्ड टेम्परेचर, वो मेंटेन रहे। तो मान लो यहाँ से ली मैंने हीट QL और ये सराउंडिंग है, सपोज दैट इसमें मुझे डंप कर दी कुछ एक्सटर्नल वर्क की हेल्प से। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम, चलिए नीचे लिख लेते हैं। अगर ये डिवाइस रेफ्रिजरेटर है, क्या है आपकी, रेफ्रिजरेटर है, तो देखो COP क्या होगा। देखो भैया COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि हमारा क्या आना चाहिए, समझ पा रहे हैं ना। ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म रहता है कि डिजायर्ड इफेक्ट है क्या। ऐसे याद रखना कि जो रेफ्रिजरेटर होता है वो, उसका रेफ्रिजरेटर का काम होता है लोअर टेम्परेचर को मेंटेन रखना। तो लोअर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आपको QL अमाउंट ऑफ हीट निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाता है आपका डिजायर्ड इफेक्ट। ओके, टू दी वर्क इनपुट, बस और कुछ नहीं था। और अब ये डिवाइस मैं मान के चल रहा हूँ कि क्या है, ये डिवाइस है सपोज दैट। तो इस पे अगर हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाएं, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन मतलब कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो ये बोलता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। तो इस डिवाइस पे अगर आप लगाएंगे तो जितनी एनर्जी अंदर की तरफ आ रही है और जितनी बाहर जा रही है बराबर होनी चाहिए। तो अंदर की तरफ QL अंदर की तरफ आ रही है इस डिवाइस में, और ये आपका वर्क इनपुट अंदर की तरफ आ रहा है और QH इससे बाहर जा रही है। तो आप क्या लिखोगे, QL अंदर की तरफ आ रही है, वर्क इनपुट आ रहा है, ओके, QH ये होगा। अगर हम यहाँ से वर्क इनपुट की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगा, QH माइनस QL। तो ये आ गया। अब मैंने इस डिवाइस पे मैंने ये लगाया वर्क इनपुट, तो मैंने इस पे लगाया, एक्चुअली में है क्या कि सबसे पहले अगर हमें जानना है तो एक स्टेटमेंट होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट ने वर्क
अब्जॉर्बिंग डिवाइस के लिए स्टेटमेंट दिया था कि आप लोअर टेम्परेचर से आप हीट को डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हाई टेम्परेचर पे बिना किसी वर्क की सहायता से। ठीक, क्लॉसेस स्टेटमेंट है। ठीक, अब हम बात करते हैं, इस पे मैंने लगाई डिवाइस पे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, इसकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में से केवल कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डिवाइस पे मैंने लगाई एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। तो अंदर की तरफ कितनी आ रही थी हीट, QL आ रही थी, W इनपुट आ रही थी, मैंने ये लिखा इक्वल टू QH, जो इसके बराबर होगा। अंदर की तरफ आने वाली एनर्जी बाहर की तरफ जाने वाली एनर्जी बराबर होनी चाहिए, तो मैंने लिख दिया। मैंने जब लिख दिया तो भाई ये हो गया QL डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो QL डिवाइडेड बाय, यहाँ से वर्क इनपुट की वैल्यू आप देख रहे हो क्या आ रही है, QH माइनस QL, QH माइनस QL। ये समझ में आया था? बहुत बढ़िया, ये आपको समझ में आ गया। चलो, अब ये क्या है कि एक थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, according to the thermodynamic temperature scale, heat is directly proportional to absolute temperature. हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और आपका जो QH है वो TH के प्रोपोर्शनल होगा, और QL वो TL के प्रोपोर्शनल होगा। तो इन दोनों का यूज हम इस वाले उसमें कर रहे हैं। तो COP क्या निकल के आ जाएगा, COP निकल के आ जाएगा TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। ये फॉर्मूला आपका बन गया इम्पोर्टेंट। ठीक, अब समझ में आ गया आपको। तो COP रेफ्रिजरेटर के लिए हमने केवल अभी ये रेफ्रिजरेटर के लिए फाइंड आउट किया है। तो COP इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। सिंपल था। तो अभी तक हमने रेफ्रिजरेटर की COP के बारे में मैंने बात की है। चलिए, तो ये तो आपका हो गया केवल और केवल रेफ्रिजरेटर के केस में। अब बात क्या है कि भैया हमको करना है हीट पंप के केस में। तो चलो अब बात करते हैं हीट पंप। किसके केस में बात करते हैं, हीट पंप। अब बात करते हैं हीट पंप। हीट पंप का काम क्या होता है भैया, देखो है तो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों ही आपके वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस। हीट पंप का काम होता है ज़्यादा टेम्परेचर को मेंटेन करना सराउंडिंग से। ठीक, जैसे कि आपका जो AC है, आपका जो AC है, सर्दियों में अपन को क्या चाहिए होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, अंदर का टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए होता है। उस केस में आपका जो AC है वो हीट पंप की तरह बिहेव करता है। ये TH, ये आपका हो गया TL। बहुत बढ़िया, यहाँ से वर्क इनपुट क्या, ये क्या है आपका हीट पंप। बहुत बढ़िया। इस वाले फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, मैंने लिखा QH QL। और जब भी मैंने बात की COP की, COP भैया होता है, आपने बोला सर, आपने बताया डिजायर्ड इफेक्ट टू दी वर्क इनपुट। COP क्या होता है, हीट COP चाहे हीट पंप हो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, उसके केस में डिजायर्ड इफेक्ट टू दी वर्क इनपुट होता है। तो सर डिजायर्ड इफेक्ट इस केस में क्या है, आपको टेम्परेचर चाहिए ज़्यादा, आपको टेम्परेचर चाहिए ज़्यादा। तो ज़्यादा टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको हीट को डंप करना पड़ेगा अपने जो
अपना जो सिस्टम है उसमें हीट डंप करना पड़ेगा, तो वो आपका हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट QH डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। चलो इस डिवाइस पे भी हम वही लगाते हैं फर्स्ट लॉ, क्योंकि फर्स्ट लॉ कभी कुछ ख़राब नहीं, कभी भी मतलब फर्स्ट लॉ जो होता है वो हमेशा वैलिड रहता है। चलो तो इस पे लगा रहे हैं फर्स्ट लॉ, इस पे लगा रहे हैं अपन फर्स्ट लॉ। जितनी एनर्जी अंदर की तरफ आ रही है, जितनी एनर्जी अंदर की तरफ आ रही है वो हो जाएगी बाहर की एनर्जी के बराबर। QH इक्वल टू वर्क अंदर आ रहा है और QL अंदर आ रहा है, तो यहाँ से फिर से वर्क इनपुट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा QH माइनस QL। बहुत बढ़िया, ठीक। चलो तो COP यहाँ से इसका क्या हो जाएगा QH डिवाइडेड बाय QH माइनस QL। नाउ इसी पेज बता दे रहे हैं। आपका मैंने बोला कि एक स्केल होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, जिसके अकॉर्डिंग हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो QH किसके प्रोपोर्शनल होगा TH के, QL TL के, कुछ है नहीं है। तो फिर आपका COP क्या हो जाएगा, रख दो TH डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। ये किसके केस में है आपका, ये है आपका हीट पंप के केस में। चलो अब पढ़ते हैं। अब क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा, COP किसके केस में पढ़ा, COP हमने पढ़ा रेफ्रिजरेटर के केस में। TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL, COP ऑफ हीट पंप मैंने क्या पढ़ा, TH डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाले COP ऑफ हीट पंप में एक एक ऐड कर दे रहा हूँ दोनों साइड। क्या मैं ऐड कर रहा हूँ, दोनों साइड एक एक ऐड कर दिया। सॉरी, एक एक माइनस कर दे रहा हूँ, एक एक दोनों तरफ से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ, COP ऑफ हीट पंप -1 इक्वल टू TH, एलसीएम मैंने लिया TH माइनस TL माइनस TH प्लस TL, कैंसिल हो गए, TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। इधर क्या बना रहा, COP ऑफ हीट पंप -1, ओके। तो COP ऑफ हीट पंप क्या निकल गया, ये कुछ जाना पहचाना टर्म निकल गया, ये कुछ जाना पहचाना टर्म समझ में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, TL डिवाइडेड बाय TH माइनस TL। अरे ये तो अपना COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आ गया, इधर -1 चल ही रहा है। तो COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1, ये रिलेशन होता है। इस पे स्टार लगा लें, डायरेक्टली पूछता है SSC JEE में, इन सब में, और वैसे भी आता ही रहता है, ठीक। तो रिलेशन आपको पता चल गया।
एक्चुअली था क्या कि अपन ने COP ऑफ रेफ्रिजरेटर देखा TL डिवाइडेड बाई TH माइनस TL, COP ऑफ हीट पम्प देखा TH डिवाइडेड बाई TH माइनस TL। हमारे कुछ मन किया, मैंने कहा दोनों साइड चाहिए कि एक सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। तो सब्सट्रैक्ट किया, पता चला कि आपका ये कैंसिल हो गया, नीचे TL डिवाइडेड बाई TH माइनस TL आ गया। तो इसके बाद COP ऑफ हीट पम्प -1 देखा, ये वाला जो टर्म आया आपका वो आ गया COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आ गया तो नॉर्मल सी बात है, तो -1 को इधर लेके आए, तो COP ऑफ हीट पम्प इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब नोट डालो, नोट के बाद नोट में देखते हैं रिलेशन आता है। A relation between heat engine efficiency और आपका COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, इनके लिए एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बनती है। वो क्या है आपका COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1 एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक, तो आपको अब तक, लेकिन इसके जो इसको अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेम टेम्परेचर लिमिट दे रखा हो, सेम टेम्परेचर लिमिट, मतलब हॉट सोर्स और कोल्ड सोर्स का जो टेम्परेचर है वो वही रहना चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं इस पे। प्रॉब्लम क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ द reversible heat engine, the efficiency of the reversible heat engine is 30%, then determine COP of heat pump। तो आपको पता है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आपको दे रखा है, सॉल्व करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितना दे रखा है? 0.30। नाउ आप गए इक्वेशन के पास में कि भैया जो भी चाहिए हो हमें केवल ये पता है। ठीक, तो हमें क्या चाहिए? एफिशिएंसी ऑफ हमें चाहिए आपका COP ऑफ हीट पंप। COP ऑफ हीट पंप क्या होगा? 1 एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3.33। ठीक, चलो क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद इसके बाद के लेक्चर में रिवर्स कार्नोट साइकिल या आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ाऊँगा। थैंक यू क्लास। अगर आपको पसंद आया तो लेक्चर को सब्सक्राइब करें और इस बात की पूरी एश्योरेंस है कि मैं पूरा का पूरा जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो सारा का सारा मैं ही कवर अप करूँगा। और आज ये आया है वीडियो, इसके अगला वीडियो कल तक आ जाएगा। कंटिन्यूसली मैं डालता रहूँगा।
और मुश्किल से आप देखेंगे कि 7 डेज के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास।